नमिता और उसके मम्मी पापा कचरा उठाने का काम करते हैं, जिस वजह से उनके घर में 2 वक्त के खाने के साथ लोगों की गालियाँ और ताने भी आते हैं। एक दिन नमिता कचरा उठा रही होती है कि तभी फोन में देखते हुए एक आंटी वहाँ नमिता से टकरा जाती है। छी छी, ए लड़की, तू देख कर नहीं चल सकती क्या? पर मैम साहब, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, आप फोन में देखते हुए चल रही थी। अरे, एक कचरे वाली होकर मुझसे जुबान लड़ाती है। अब घर जाकर दोबारा नहाना पड़ेगा, पूरा गंदा कर दिया। कितनी बदबू आ रही है। ऐसा बोलते हुए आंटी वहाँ से चली जाती है और उनकी बातों से दुखी नमिता आंखों में आंसू लिए काम करती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दोपहर नमिता अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए कचरा इकट्ठा कर रही होती है कि तभी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी। तभी उसकी टक्कर मोहन से हो जाती है। अरे देखकर काम करो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा कोई जानबूझकर भला करेगा भी क्यों, कुछ नहीं होता। सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरे साथ इतने अच्छे से बात करेगा। अरे जो नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, तुम्हें उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। मोहन वहाँ से चला जाता है और नमिता उसकी बात को सोचते हुए दोबारा काम पर लग जाती है। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सर्दियों की सुबह कचरा उठाते हुए नमिता ठंड की वजह से पास के घर की सीढ़ियों पर ओत लेकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उस घर की मालकिन वहाँ आ जाती है। हाय तौबा, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। अरे मैं घर के सामने गंदगी नहीं होने देती और तू पूरी की पूरी गंदगी मेरे घर की सीढ़ियों पर ही आकर बैठ गई। मालकिन, ठंड बहुत है इसलिए कुछ देर बैठ गई, अभी चली जाती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। अरे यहाँ बैठकर घर पहले ही गंदा कर चुकी है, अब छूकर अशुद्ध भी करना चाहती है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर निकल आता है, जहाँ नमिता को देख वो किसी तरह अपनी माँ को शांत करके घर में वापस भेज देता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। अरे प्लीज मुझे मोहन बुलाओ और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं मालिक, लोग वैसे भी हमें इंसान समझते ही कहाँ है, इसलिए अब इन सब की आदत है। अगर इन सब की बातों को बुरा लगाने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तुम्हें ठंड में इन पतले फटे कपड़ों की जगह मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मेरे पास इतनी चॉइस नहीं है, जो है बस यही है। और जब घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हो तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। चलती हूँ साहब। नमिता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब मोहन उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद नमिता दोबारा कचरा उठाने मोहन के घर के पास आती है, जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मालिक, पर ये तो नया है। हाँ, किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। हाँ, नई चीज तो बिल्कुल नहीं, पर आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है। अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है। जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहता है। ये सिलसिला लंबा चलता है, जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नमिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हारे घर वाले और समाज के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी वजह से तुम क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? मेरा जीवन तुमसे शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी नहीं करके खराब होगा। मेरी बात मानो, सब ठीक होगा, भरोसा रखो। मोहन के प्यार और उस पर भरोसे के साथ नमिता शादी के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी मम्मी, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाय राम, कल मुही करम जली, तुझे एक दिन सीढ़ियों पर बैठने के लिए कुछ जरा बहुत बोल क्या दिया। तूने तो बदला लेने के लिए मेरा बेटा ही फंसा लिया। अरे जिस लड़की की हमारे सामने खड़े तक होने की औकात नहीं, मोहन तू सीधा उससे शादी करके घर के अंदर ही ले आया। हाय हाय बहन, अब तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी? अरे मेरी बात मानो, अब बाहर निकलना ही बंद कर देना। आंटी जी, मेरी माँ का तो पता नहीं, पर आप आज बाहर निकलकर दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अरे
हम ऐसे कचरे वालों के घर में आकर अपनी इज्जत खराब करने का शौक भी नहीं रखते। अगर यही कचरे वाली आपके घर का कचरा उठाना बंद कर दे तो उस आलीशान मकान में आप 2 दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना, उसे ये साफ करती है, इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है। इस हिसाब से तो आप और हम कचरे वाले हुए। ये नहीं, कुछ भी हो, बीमारी, ठंड या गर्मी, ये हमेशा अपनी फिक्र ना करते हुए आपको सेफ एंड क्लीन रखने के लिए सफाई करने आती है और आप इसे ही गंदा बोलती है। शर्म करो। मोहन की बात सुन के सबको अपने कहे पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन की मम्मी भी उसे अपना लेती है। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना, मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओह, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी,
मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ। कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है, जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे चीची, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है।